Good morning, dear students. Today we are going to study about French Revolution, which is very important topic of world history. वर्ल्ड हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण भाग है, 9th क्लास का पहला चैप्टर। और चैप्टर रिड्यूस होने के कारण सीबीएसई के द्वारा जो चैप्टर मतलब सिलेबस में कमी किया गया है, उसके कारण इस चैप्टर का जो महत्व है, इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आइए इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। पूरे वर्ल्ड को लिबर्टी, फ्रैटर्निटी और इक्वलिटी का कंसेप्ट देने वाला यही क्रांति है। विश्व में जो ये लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का जो सिद्धांत आया, वो फ्रांस की क्रांति से ही सीखने को मिला। तो आइए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ भारत में हमारा समाज 4 वर्गों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समझ पा रहे हैं, मतलब विशेषाधिकार भी था, थोड़ा अलग अलग मतलब जो मान प्रतिष्ठा की बात थी, सभी वर्णों को अलग अलग। इन द सेम वे मतलब फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 वर्गों में विभाजित थी। कौन कौन सा? फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। 3 वर्गों में फ्रांस की जो सोसाइटी थी विभाजित थी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट के लोगों को क्लर्जी कहते थे, सेकेंड स्टेट के लोगों को नोबिलिटी कहा जाता था, और थर्ड स्टेट में बाकी सब बड़े बिजनेसमैन, किसान, मजदूर, मर्चेंट, ये सब आते थे। मतलब असली पॉपुलेशन यही था। मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट दोनों मिलाकर उनकी जो संख्या थी वो मात्र 10% था। मतलब फ्रांस के पूरी जनसंख्या का 10% भाग ही ये क्लर्जी और नोबिलिटी वाले थे। लेकिन किसान, मजदूर, मर्चेंट, बिजनेसमैन ये कितने थे? इनकी संख्या 90% थी। और क्रांति में सबसे बड़ा कारण ये थर्ड स्टेट के लोग ही, इनकी नाराज़गी और इनका विशेष मतलब विशेषाधिकार, प्रिविलेज। बात करें ज़मीन की, मतलब ज़मीन की बात करें, पॉपुलेशन तो बता दिया कि 10% और 90% की बात थी। लैंड में उल्टा देखो, 60% ज़मीनों पर कब्जा या अधिकार, स्वामित्व किसका था? फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को, जिसको क्लर्जी और नोबिलिटी कहा जाता। क्लर्जी शब्द से अर्थ है मतलब चर्च पे इनका अधिकार। चर्च में जैसे हमारे यहाँ पूजा करने वाले होते हैं तो उनको विशेष प्रतिष्ठा, मान, पढ़ने पढ़ाने का काम ये सब होता था। ऐसे ही क्लर्जी का एक विशेष था, मतलब चर्च के जो पादरी वगैरह होते थे उन्हें, और नोबिलिटी को। तो इनका ज़मीन पर कब्जा 60%, संख्या मात्र 10%। टैक्स मतलब एग्जेम्प्टेड थे। यहाँ पे बात करें तो ज़मीन इनके पास कितनी थी? मात्र 40%, और पॉपुलेशन 90%। अब इनको तो टैक्स में छूट थी, मतलब फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वालों को, लेकिन थर्ड स्टेट वालों को अलग अलग तरीके का टैक्स देना पड़ता था। कौन कौन सा? तो देखिए, पहला है टाइथ, जिसको रिलीजन टैक्स कहा जाता था। ये क्लर्जी को देते थे, थर्ड स्टेट वाले क्लर्जी को टैक्स देते थे। एक तो इनको टैक्स में छूट थी और ये इनको टैक्स देते थे। दूसरा मतलब टाइथ था, रिलीजन टैक्स, धार्मिक टैक्स कहते हैं, तो क्लर्जी को देना पड़ता था। तीसरा टैक्स का नाम था टाई, जो डायरेक्ट टैक्स था, और ये देना पड़ता था किसको? मतलब ये डायरेक्ट टैक्स था, गवर्नमेंट को ये कह सकते हैं। और जो तीसरा टैक्स था, इस दूसरा हुआ फ्यूडल टैक्स, जो नोबिलिटी को देना पड़ता था। तो इस प्रकार टैक्स की 3 व्यवस्थाएं थी। अब आगे पढ़ते, अब आइए बात करते हैं लुई 16 की। तो कहते हैं ना, कांटों भरा ताज मिला। कांटों भरा ताज से तात्पर्य मतलब युद्ध की स्थिति तो बाद में क्रिएट होगी, इकोनॉमिक क्राइसिस इतना भयानक मिला इसको। मतलब फ्रांस का उस समय राजा बनने का तात्पर्य क्या होता है कि राजा बनने का मतलब हो कि खजाना यानी कि पैसे वैसे सब कुछ भरपूर होना चाहिए ना देश में। ऐसी स्थिति लुई 16 के साथ में हुई। मतलब फ्रांस का राजा उस समय अपॉइंट 1774 में 1774 में कौन बना? लुई 16 बना तो राजा, लेकिन इसका जो खजाना था वो खाली था। ये बर्बन डायनेस्टी का था। मतलब हमारे यहाँ होता ना मुगल डायनेस्टी, ये डायनेस्टी मतलब उस राजवंश से बिलोंग करता था। इसके जो पहले के मतलब पिताजी थे, दादा थी, वो भी बहुत राजकीय इस पे। तो लुई 16 जब 1774 में यानी 1774 में राजा बना, तो सबसे मेन था कि खजाना खाली था।
खजाना पेपर में पूछा जाता है कि उस समय उसका जो ट्रेजर था या इकोनॉमिक कंडीशन था फ्रांस का, वो क्यों बेकार था, यानी उसका खजाना क्यों खाली था, जिसके कारण ऐसी नौबत आई। तो इसके लिए अब खजाना खाली होने में इनकी पत्नी का भी बड़ा योगदान था। इनकी पत्नी का क्या नाम था? मैरी एंटोनेट, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। मैरी एंटोनेट जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, और इनको भी शान और शौकत का बहुत बड़ा मतलब एक लत थी। इनके जो महल का नाम था, वो महल का नाम था वर्साइल पैलेस था। मतलब राजाओं का पैलेस तो जानते हैं, वर्साइल पैलेस। उसमें इतना ज़बरदस्त तरीके से साजो सज्जा ये सब सारी व्यवस्थाएं रखते थे कि उन पे बहुत ज़्यादा पैसा राजा का खर्च हुआ। और खजाना खाली होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? हमारे गांव में कहावत है कि बीमारी, केस और ये सब चीज़ें जो है ना किसी भी व्यक्ति को अंदर से तोड़ देता है। तो खैर बीमारी देश के कंडीशन में तो नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो, और लड़ाई मतलब केस का मतलब कोर्ट कचहरी का आपको लग जाए तो फिर तो आप बर्बाद हैं। तो फ्रांस के खजाना खाली होने में युद्ध का बहुत बड़ा योगदान था। इनके जो लुई 16 के जो पिताजी थे, इनके दादाजी थे, काफ़ी युद्ध लड़े और जीते भी, फ्रांस को बहुत जीत भी दिलाई। लेकिन युद्ध में दो स्थिति होती है, युद्ध में जो लड़ता है उसका भी पैसा खर्च होता है, और जो हारता है मतलब जीतने और हारने दोनों वालों का जान माल की क्षति होती है। फ्रांस का खजाना बहुत बुरी तरीके से युद्ध लड़ने के कारण खाली हुआ। एक्स्ट्रा वैगेंट मतलब फिजूल खर्ची, जो महल की बात किया या और सब चीज़ें जो शान और शौकत राजा का होता है, उसके कारण भी वहाँ का बहुत ज़्यादा खजाना खाली हुआ, मतलब वो हुआ। अब सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गई, मतलब आर्थिक संकट, जीविका मतलब जीने के लिए भी वहाँ पे मुश्किल होने लगा साधारण जनता को। जब आपका दिन खराब होगा तो और भी परिस्थितियां आपको ऐड होने लगता है। तो फ्रांस के साथ भी ऐसा हुआ। एक तो ऑलरेडी वार, युद्ध के कारण खजाना खाली, एक्स्ट्रा वैगेंट के कारण खजाना खाली। उस समय पॉपुलेशन फ्रांस की मतलब जिस पॉपुलेशन जिस रफ्तार के साथ बढ़ा, उस रफ्तार के साथ उसका जो प्रोडक्शन है नहीं बढ़ा, उल्टा क्या हो गया? देखिए 23 मिलियन पॉपुलेशन था जो कि 28 मिलियन पॉपुलेशन हो गया, उस समय की बात बता रहा हूँ। और बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ गई, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ गई। जो क्रॉप्स थे मतलब फसल, पॉपुलेशन बढ़ रहा है और फसल बर्बाद हो गए। भारत में भी क्या होता है कि भारत का जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। रोज मतलब यहाँ का जो मेन आर्थिक क्रियाकलाप है एग्रीकल्चर है। तो ऐसे ही वहाँ पे फ्रांस की पॉपुलेशन को भोजन मिलने के बजाय वहाँ के फसल बर्बाद हो गए, प्राइस में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई और फ्यूडल टैक्स बढ़ा दिया गया। मतलब राजा अपनी नाकामी छुपाने के लिए टैक्स को ही वृद्धि करता रहता है। तो फ्यूडल टैक्स बढ़ने के कारण भी वहाँ पे आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। अब आगे, क्रांति का अर्थ होता है मतलब क्रांति मतलब रिवॉल्यूशन। क्रांति का अर्थ होता है सडन चेंज। और इसमें आग में घी का काम कौन किया? वहाँ के फिलोसफर्स ने। 3 वहाँ के फिलोसफर्स थे, अलग अलग। देखो कभी भी कोई भी चेंज जो आता है, जैसे भारत में भी स्वतंत्रता संग्राम, इंडिपेंडेंस डे का जो हुआ, जितना काम तलवारों ने किया उससे कहीं ज़्यादा काम कलमों ने किया। तो फ्रांस की क्रांति में भी बहुत बड़ा योगदान जॉन लॉक, रूसो और मोंटेस्क्यू का था। वहाँ के फिलोसफर मतलब दार्शनिक थे, विचार को यानी थॉट को बदलने वाले। क्या क्या नाम था? जॉन लॉक, रूसो और मोंटेस्क्यू। आपको पूछेगा कि पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ फिलोसफर्स इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मतलब फ्रांस की क्रांति में वहाँ के फिलोसफर का क्या योगदान था। तो आग में घी का काम इन लोगों ने ही किया। तो देखिए वहाँ की सोसाइटी जो 3 वर्गों में डिवाइडेड थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो थर्ड स्टेट में बहुत पढ़े लिखे लोग भी थे, मतलब उनका एक्सप्लॉयटेशन तो होता था, गरीब, किसान, मजदूर, बिजनेसमैन सब थे, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी थे, जिसमें ये भी थे मतलब ये सारे दार्शनिक जॉन लॉक, रूसो, मोंटेस्क्यू। इनका एक पढ़ा लिखा है, तो इनको कौन सा बनाया जाए, किस वर्ग में रखा जाए? तो एक मिडिल क्लास मतलब न्यू मिडिल क्लास की बात रखी गई कि उसमें इनको रखा जाए। अब इन लोगों ने देखा कि ये तो सारे टैक्स हमें देने पड़ रहे हैं, फर्स्ट वालों को स्पेशल छूट दी गई है, बहुत सारे प्रिविलेज है, तो इन्होंने किताबें लिखी अलग अलग। तो अब इनके बुक के बारे में भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। जॉन लॉक ने जो किताब लिखी उसका नाम था 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। और रूसो ने जो किताब लिखी उसका नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मोंटेस्क्यू की किताब का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। इन किताबों के जरिए विचारों को फैलाया गया। तो पढ़े लिखे लोग जो थे,
अब सब तो पढ़े लिखे उस समय थे नहीं, तो पढ़े लिखे लोगों ने देखा पढ़ा किताब को तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, क्रांति को लाने में बहुत बड़ा योगदान देने की कोशिश किए। तो लेकिन एक प्रॉब्लम ये था कि सभी पढ़े लिखे नहीं थे, तो ये मार्केट में भीड़ भाड़ वाले जगह पे जोर जोर से किताबों को पढ़ना शुरू करते थे। मैंने देखा कई जगह ऐसा होता है कि कोई चीज़ सामान बेचना हो व्यक्ति को तो पहले जादू या बंदर का खेल दिखाते हैं, फिर ये सब जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो फिर वो सामान अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। तो कुछ इसी तरीके से आप समझ जाइए कि पढ़े लिखे लोगों ने बड़ी चालाकी के साथ इनके विचारों को समाज में फैलाया ताकि क्रांति लाने में मदद हो। इन किताबों में क्या था क्या, तो जॉन लॉक ने अपनी किताब टू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट में राजा को मतलब जो कहते थे कि राजा ये देवी है, मतलब पावर, राजा हैं, ये भगवान का रूप है, इनको इनकी सारी बातें मानो, इसको डिनाइड किया अपनी किताब में कि वो हमारी तरह है, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, वो हमारी तरह है, इनको कोई विशेष महत्व मत दो, एक एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा होना चाहिए तो सब कुछ सही होगा। इस बातों का इन्होंने लिखा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने लिखा कि राजा और प्रजा के बीच में कैसा रिलेशन है, यानी कि दोनों के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, एक मतलब सेवा का भाव होना चाहिए, केवल शासन करने का नहीं। तो इन सब बातों का वर्णन किया। लोगों ने कहा यार बात तो सही कह रहा है ये तो। फिर मॉन्टेस्क्यू ने जो कंसेप्ट है गवर्नमेंट को डिसेंट्रलाइज करने का, मतलब विकेंद्रीकरण करने का, कि सरकार को के 3 अंग जो आप देखते हैं कि जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और मतलब सरकार की 3 विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का मतलब लेजिस्लेचर, कार्यपालिका का मतलब एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका का मतलब जुडिशरी। तो ये कंसेप्ट मॉन्टेस्क्यू ने दिया और इस प्रकार फ्रांस की क्रांति में फिलोसफर्स का बहुत बड़ा योगदान था।